नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे रेलवे के एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों टाइप की वैकेंसी आई है। उसके लिए हमारी संस्था के द्वारा क्लास चलाई जा रही है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म तो भरना ही है। लास्ट समय में अगर आप फॉर्म भरने जाते हैं तो कई बार सर्वर क्रैश हो जाता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो हमको परेशानी होती है। तो जब फॉर्म भरना ही है तो अभी भर लीजिए, है ना। कहावत सुने हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो भैया जैसे फॉर्म भर रहे हैं वैसे ही पढ़ाई भी तुरंत चालू कर दीजिए, है ना। जब जागे तब सवेरा, आज ही जाग जाओ और आज ही सवेरा मना लो, ठीक है। अब एक तो इस टाइप के लोग होते हैं जो कल करे सो आज कर में जीते हैं, और एक उस टाइप के लोग होते हैं क्या, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों, है ना। तो अपन उस टाइप वाले में से नहीं है। जल्दी नौकरी चाहिए, अच्छे से चाहिए, ठीक है। आप लोग योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़े हैं तो यकीन मानिए हम साथ मिलकर बहुत अच्छा करेंगे दोस्तों। ये हमारे एनटीपीसी के लिए क्लास चल रही है और अभी हम अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स जो भी बोल लो, ठीक है, उसकी क्लास हम अभी कर रहे हैं। और ये टॉपिक वार अध्ययन है दोस्तों। एक एक छोटे छोटे टॉपिक को हम कंप्लीट कराते जा रहे हैं, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जिससे क्वेश्चन अराइज होते हैं। यहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों में आए हुए क्वेश्चन को अपन क्या करें, समाहित करें। और अगर लगता है कि एसएससी में आए हुए कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनको भी हम लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम का फॉर्मेट लगभग सेम ही होता है, स्टेट गवर्नमेंट में हर स्टेट का अलग होता है, तो उसको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी हमको करना है, इसीलिए हम ऐसी रणनीति बना के चल रहे हैं, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में दोस्तों हमने सेबी और शेयर मार्केट पढ़ा, उससे तो क्वेश्चन आते ही हैं। आज हमारा एक प्रमुख बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है उद्योग। उद्योग के बारे में थोड़ा सा हम लोग आज जानकारी हासिल करेंगे। और इस उद्योग को पढ़ने का उद्देश्य है दोस्तों महारत्न कंपनियां। मैं पहले ही उद्देश्य क्लियर कर देता हूं, हमेशा बोलता हूं मैं यथा नाम तथा गुम, जो लिखा है वही पढ़ना है। महारत्न कंपनी से क्वेश्चन आएगा, ये 1,00,000% श्योर है, ठीक है। पूरे एग्जाम में जब तक चलेगा महारत्न से क्वेश्चन आना तय है, मतलब तय है। अगर आपका ये छोटा सा टॉपिक है ना, लगभग कितने पेज का, 3 पेज का हमारा टॉपिक है, ये कवर हो गया तो आपका 1 नंबर पक्का है, ठीक है। तो उद्योग देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना में, है ना, सिंचाई और बांधों को, ठीक है, क्या कहा था, मंदिर कहा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। क्या? विकास का मंदिर, ठीक है, ऐसे ही कुछ कहा था। वैसे ही ये जो उद्योग है ना दोस्तों, ये हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, है ना। रीढ़ की हड्डी ना होने से आदमी खड़ा हो पाएगा क्या? नहीं। मुंडी संभाल पाएगा क्या? नहीं। कुछ क्रिया कर पाएगा क्या? नहीं। वैसे ही अगर ये उद्योग ना हो तो हमारा देश खत्म है कहानी। ये रीढ़ की हड्डी है। अब इसके लिए क्या क्या नियम कानून है, क्या क्या सुविधाएं दी गई, आज जो सिचुएशन है वो कैसे बनी है, क्या क्या उसके लिए मेहनत किए हैं, इस पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। उद्योग अपने को पढ़ना है महारत्न कंपनी, ठीक है। चलिए, इसमें दोस्तों जहां से क्वेश्चन उठा है उतने ही लाइन को हम कवर कर रहे हैं। आजादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी, ठीक है। आजादी के बाद हमारे उद्योग मंत्री, पहले उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने।
ये पूछा गया है आजादी के बाद पहली औद्योगिक नीति कब आई? 6 अप्रैल 1948 को। अब अधिकतर लोग औद्योगिक नीति 1956 पढ़े रहते हैं तो वो मार देते हैं ठीक 1956। नहीं भैया, उससे पहले भी औद्योगिक नीति आई थी 6 अप्रैल 1948 को। और मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश के अधिकांश बड़े उद्योगों का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। जैसे हमारे यहां है ना जो पावर प्लांट है, ठीक है, कोरबा पश्चिम जो पावर प्लांट है उनका नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर प्लांट। ठीक है, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है ना विशाखापट्टनम बंदरगाह का नाम क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश के पहले उद्योग मंत्री थे। तो भैया पहले उद्योग मंत्री ने 1948 में क्या किया? पहले औद्योगिक नीति की घोषणा की। पहले औद्योगिक नीति की घोषणा की। उसके बाद दूसरी औद्योगिक नीति कब आई? आपकी दूसरी औद्योगिक नीति आई 1956 में, है ना। ये काफी विस्तृत रही, है ना, 1956 में। ठीक है, सॉरी, कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है। कोलकाता बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कौन सा? कलकत्ता, है ना। कलकत्ता बंदरगाह का नाम क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मैंने विशाखापट्टनम बोल दिया था, कलकत्ता बंदरगाह का नाम, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया। क्यों? क्योंकि ये पहले उद्योग मंत्री थे। भारत में औद्योगिक नीति पुनः कब आई? दूसरी आपकी बीच में 1956 में लाई गई, जिसमें देखिए क्या हुआ, औद्योगिक नीति को विस्तारित किया गया। दोस्तों, औद्योगिक नीति का काम क्या है? औद्योगिक नीति वे नीतियां होती है जो देश में उद्योगों के विकास को बढ़ाएगी, उद्योगों को नियंत्रित करेगी, उद्योगों को साधन देगी, उद्योगों के लिए नियम कानून बनाएगी। ठीक है, तो दूसरी जो आप बोल सकते हो, दूसरी औद्योगिक नीति, ठीक, 56 में 1956 में लाई गई, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, सहकारी का विकास तथा निजी अधिकारों पर नियंत्रण जैसे उद्देश्य शामिल थे। इसमें यह बोला गया दूसरी औद्योगिक नीति में जो गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिट है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, उनका क्या करना है? विस्तार करना है। और सहकारी मतलब उसको सरकार और पब्लिक दोनों मिलकर चला रही है, ठीक है, उसको क्या करना है? विकास करना है। और निजी उद्योगों पर नियंत्रण रखना है, जो निजी उद्योग हैं उसको नियंत्रित करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे ही एक उद्योग, एक कंपनी के कारण गुलाम हो गए थे जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। आजादी के बाद जब अंग्रेज गए तो भारत की स्थिति बहुत दयनीय थी, हमारे पास खाने को भी नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना में हम लोग पढ़े कृषि का विकास किए। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, उसमें उद्योगों का विकास किए। उसी में क्या किए? बड़े बड़े बांध बनवाए, भाखड़ा नंगल बांध, दामोदर परियोजना। ठीक है, तो बांधों को ही क्या कहा गया? मंदिर कहा गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक, तो भैया हमने क्या कर ली थी? अपनी औद्योगिक नीति को क्लोज रखा था। अब कोई बाहर की कंपनी आएगी नहीं, हमारे साथ काम करेगी नहीं। हम बहुत ज्यादा नियम कानून लगा के रखे थे उद्योगों पे। उद्योग लगाना एक बहुत कठिन काम था। क्यों? क्योंकि हम देख चुके थे कि उसका नतीजा हमारे साथ क्या हुआ था जब हम गुलाम हुए थे। तो इसी कारण भारत में कोई ना विदेशी कंपनी आती नहीं थी, क्योंकि यहाँ लाइसेंस लेना, नियम कानून बनाना, उद्योगों को लगाना बहुत कठिन काम था, जिसके कारण हमारा औद्योगिक विकास क्या हो गया था? काफी पिछड़ा हो गया था। क्यों? क्योंकि हमारे यहां उद्योग लगाना बहुत कठिन काम हो गया था। ठीक है, तो उसी को बदलते हुए मेरे दोस्तों, उसी को बदलते हुए क्या किए? 1991 में नई औद्योगिक नीति लाए। 1991 में नई औद्योगिक नीति लाए, जब हमारे अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? उदारीकरण आया। क्या हुआ? उदारीकरण, जिसको बोलते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, है ना, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ठीक, कौन सा? अगली औद्योगिक नीति आई 24 जुलाई 1991 में, पीवी नरसिम्हा राव के समय। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे, जिसमें व्यापक स्तर पर उदारवादी कदमों की घोषणा की गई। इस औद्योगिक नीति में 5 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया। मैंने बताया ना, पहले की जो हमारी औद्योगिक नीति थी ना, वो बहुत कठिन थी।
भारत में उद्योग लगाना बहुत कठिन काम था, हर चीज के लिए लाइसेंस, ठीक है, फिर ये नियम कानून, वो नियम कानून, भ्रष्टाचार अलग, तो भारत में ना उद्योग ज्यादा पनप नहीं पा रहे थे, हम औद्योगिक रूप से बहुत पिछड़े हो गए थे, ठीक है। ऐसा समय आया 1991 में, ऐसी मंदी आई कि हमको अपना सोना गिरवी रखने का नौबत आ गया। फिर उस समय मनमोहन सिंह जी आए जो अर्थशास्त्री थे, ठीक है, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह, जो भारत के क्या बने, प्रधानमंत्री बने, तो बाद में बने, ठीक है। तो उन्होंने ना क्या किया, उस समय उदारीकरण की नीति प्रस्तुत की 1991 में, है ना, जिसका फॉर्मूला क्या था, LPG, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण बोलते जिसको, है ना, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और जी, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ये एक ऐसी नीति थी कि भारत का दरवाजा खोल दिए अपन और बोले विदेशों कंपनियों को आप आओ और यहां व्यापार करो। आप आओगे तो क्या लाओगे, टेक्नोलॉजी लाओगे, धन लाओगे, यहां उद्योग लगाओगे, और उद्योग लगाओगे तो क्या होगा, यहां के लोगों को व्यापार मिलेगा। तो वो नई औद्योगिक नीति किस पे बेस्ड थी, नई औद्योगिक नीति उदारवादी। उदारवादी मतलब क्या हुआ दोस्तों, हम लोग नियम कानून को बहुत हल्का कर दिए, नियम कानून को कमजोर कर दिए कि भैया ज्यादा लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, 5 उद्योग को छोड़ के बाकी सब उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। केवल 5 उद्योग लगाने हैं तभी लाइसेंस चाहिए, नहीं तो नहीं जरूरत है कोई लाइसेंस की, ठीक है। तो आप बिना लाइसेंस लिए भी हमारे यहाँ काम कर सकते हो, बशर्ते आपको किसी भारतीय कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में काम करना पड़ेगा, आपको भारतीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके काम करना पड़ेगा। जैसे होंडा कंपनी आई, होंडा कंपनी भारत की हीरो कंपनी के साथ जुड़ के काम की, सुजुकी कंपनी आई, भारत की मारुति कंपनी के साथ जुड़ के काम की, है ना, यामाहा कंपनी आई, एक्सकॉर्ट के साथ जुड़ के काम की। तो ऐसे ही बहुत सी कंपनी आई उस समय और भारत में अपना व्यापार प्रारंभ की। अब तो हमारे यहाँ पूरा खुला है, अब तो डायरेक्ट FDI होता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, अब तो डायरेक्ट विदेशी कंपनी काम करती है। उस समय जब ये औद्योगिक नीति आई ना दोस्तों, तो हमारी अर्थव्यवस्था में अचानक से पंख लग गए, हमारी अर्थव्यवस्था अचानक से एकदम तीव्र विकास करने लगी। क्यों? क्योंकि उद्योग धंधों का बहुत अच्छे से विकास हुआ। तो वही चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी 1991 की औद्योगिक नीति, जिसमें व्यापक स्तर पर उदारवादी कदमों को घोषणा की गई। और सबसे बड़ी बात, केवल 5 उद्योग के लिए आपको बोला गया कि लाइसेंस लेना है, बाकी उद्योगों के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये पूछा जाता है वर्तमान में कितने उद्योगों को लाइसेंस लेना जरूरी है, ठीक है। तो 5 को लेना जरूरी है, बाकी उद्योगों के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। नई औद्योगिक नीति में निजीकरण एवं उदारीकरण प्रमुख थे। निजीकरण मतलब प्राइवेट कंपनियां खुलेंगी और उदारीकरण मतलब नियम कानून एकदम सरल हो जाएंगे ताकि प्राइवेट कंपनियां खुल सके, ठीक है। सार्वजनिक उद्यम वैसे उद्यम होते जिनका संचालन और नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। सार्वजनिक उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनका संचालन कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। इसी को बोलते हैं PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट, है ना। जब आप गेट के थ्रू जब आप चुने जाओगे तो अच्छा रैंक आएगा तो पब्लिक सेक्टर यूनिट में नौकरी लगती है, अच्छी नौकरी ऑफिसर गेट की, मतलब सरकारी फैक्ट्री में, बड़े बड़े फैक्ट्री में आपकी नौकरी लगेगी। जैसे PSU में क्या होता है, जैसे ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, ठीक है, IOC है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सेल है, गेल है, भेल है ना, BPCL है, HPCL है, ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ठीक है। तो यहां ऑफिसर की नौकरी लगती, गेट निकालोगे तो आप, ठीक है, जितना मेरे को पता है ना। तो भाई सरकारी उद्योग वो उद्योग होते हैं जिसका मालिकाना हक, जिसमें 51% शेयर, कितना, 51% शेयर किसके पास होता है। देखिए कंपनी का मालिक वही होता है जिसके पास कंपनी का कितना शेयर होता है, 51% शेयर। तो भैया अगर सरकार के पास 51% शेयर है कंपनी का, तो कंपनी की मालिक कौन कहलाएगी, सरकार। और वैसे कंपनी कौन कहलाती है, सरकारी कंपनी कहलाती है, ठीक है। जैसे आपका सेल है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसकी मालिक कौन है, सरकार है, ठीक है। चलिए अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, रेलवे में तो ये पूछता है कि ऐसा 2 काम जिसको प्राइवेट आदमी नहीं कर सकता, वो काम है परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन। आप देखोगे ऐसा 2 काम, इन 2 काम को छोड़कर कोई भी प्राइवेट आदमी कोई भी उद्योग लगा सकता है। इन 2 काम को छोड़कर कोई भी प्राइवेट आदमी कोई भी उद्योग लगा सकता है दोस्तों। लेकिन ये 2 काम, परमाणु ऊर्जा का काम
और रेलवे परिवहन का काम केवल कौन करेगा? सरकार। ठीक है, अब रेलवे देख लेते हैं। रेलवे हमारे भारत में कोई प्राइवेट रेलवे देखे हो? देखे हो क्या? भाई कहां से आ रहा है? अरे मैं आ रहा हूं रेलवे से, मेरा ट्रेन है, मैं ट्रेन इधर लेके आ रहा हूं, तेरे घर के पास खड़ी करूंगा। कभी बोले हो? नहीं बोले हो ना। ट्रेन हमारे यहाँ कौन चलाएगा? सिर्फ सरकार चलाएगी ट्रेन। हमारे यहाँ हवाई जहाज प्राइवेट चलते हैं, जैसे स्पाइस जेट हो गया, इंडिको हो गया, हवाई जहाज प्राइवेट चलती है, बस भी प्राइवेट चलती है, मोटरसाइकिल भी प्राइवेट चलती, गाड़ियां प्राइवेट चलती है, लेकिन हमारे यहां रेल केवल सरकार चलाती। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है निम्न में से कौन सा सरकारी क्षेत्र का उद्योग है या नहीं है, या सरकार कौन से उद्योगों को केवल सरकार चलाएगी? और वो है पहला रेलवे परिवहन और दूसरा परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा बिजली घर केवल सरकार बनाती है हमारे यहां, है ना। पावर प्लांट प्राइवेट बन सकते हैं, है ना, पावर प्लांट प्राइवेट बन सकते हैं, जैसे अडानी का प्लांट है, अंबानी का प्लांट है, टाटा का प्लांट है। पावर प्लांट बिजली नॉर्मल बनाना है, कोयला से, पानी से, वो प्राइवेट आदमी भी बना सकता है। लेकिन परमाणु कार्यक्रम, है ना, आपको परमाणु से संबंधित कोई कार्यक्रम करना है, ठीक है, परमाणु से संबंधित कोई कार्यक्रम करना है ना, परमाणु से संबंधित कोई कार्यक्रम करना है, या परमाणु ऊर्जा, परमाणु बिजली घर आपको चलाना है, तो ये बिजली घर केवल सरकार चलाएगी, आप नहीं चलाओगे। अगर आपको दे दिए ना, किसी दिन लड़ाई हुआ, दूसरे के यहां परमाणु बम फोड़ दोगे आप, ठीक है। तो भैया ये दो चीजें केवल सरकार चलाएगी, है ना। और प्राइवेट रेलगाड़ी हुआ ना, तो कोई भी अपना रेलगाड़ी लेके कहीं भी मार्केट में शॉपिंग करने चल जाएगा, ठीक है, हर आदमी के लिए। अब प्राइवेट कार है, उसके लिए सरकार रोड बना रही है हर जगह। अब तुम्हारे प्राइवेट ट्रेन के लिए कहां कहां पटरी बिछाते फिरेगी। तो हमारे यहां केवल दो चीजें सरकार चलाएगी, परमाणु ऊर्जा और परमाणु कार्यक्रम। परमाणु परीक्षण करना, परमाणु बम फोड़ना सरकार ही करेगी, और रेल भी कौन चलाएगी? केवल सरकार चलाएगी। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भैया हमारे यहां सरकार के लिए आरक्षित उद्योग है दो, परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन। चलिए, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइसेंस कहां कहां जरूरी है, लाइसेंस की आवश्यकता, यह भी क्वेश्चन आता है। निम्न में से लाइसेंस की आवश्यकता वाले उद्योग, निम्न में से लाइसेंस की आवश्यकता वाले उद्योग, इन काम को छोड़कर बाकी कोई भी काम आपको करना है तो लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी काम को करने के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है, इसको बिना लाइसेंस के नहीं ले सकते। सबसे पहले शराब बनाने के लिए, है ना, आपको शराब फैक्ट्री खोलना है, प्राइवेट आदमी भी खोल सकता है शराब फैक्ट्री, है ना, लेकिन उसको लाइसेंस चाहिए, ठीक है। तो शराब बनाने या अल्कोहल का कुछ काम करना है आपको, शराब बनाना है या अल्कोहल का कुछ काम करना है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, शराब कंपनी, सबके पास शराब बनाने का लाइसेंस है, तभी वो शराब बना पा रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें ना डायरेक्ट आदमी की जिंदगी खत्म कर सकती है। इन उद्योगों को अगर आप गहराई से इनके संबंध में विचार करोगे ना, तो थोड़ा सा भी गलती हुआ ना मित्रों, दोस्तों, मेरे साथियों, रणबांकुरों, तो लाइफ खत्म। अब शराब में दो होते हैं, एक इथाइल अल्कोहल, एक मिथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल को पीते हैं, मिथाइल को क्या है? जहर है। और गलती से मिथाइल पी लिए ना तो कहानी खत्म। तभी तो आप लोग सुनते हो ना, गांव में जहरीली शराब पीने थे फनाला इतने लोग मर गए, है ना, जहरीली शराब पीने थे उतने लोग मर गए। इसीलिए इन उद्योगों को क्या किया गया है? लाइसेंस युक्त रखा गया है। सरकार पूरा चेक करके ही लाइसेंस देगी आपको कि आप चलाने लायक हो कि नहीं। तो पहला है शराब उद्योग या अल्कोहल उद्योग। दूसरा है तंबाकू के सिगार एवं सिगरेट तथा विनिर्मित तंबाकू एवं अन्य विकल्प, मतलब तंबाकू उद्योग, डायरेक्ट तंबाकू उद्योग। तंबाकू देखे हो ना, निकोटीन तंबाकू चबाते हैं, खैनी बोलते हैं जिसको, ठीक है, हाँ वही वाला। तो अगर उसको बनाना है, तंबाकू फैक्ट्री खोलना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब इसको देखिए, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण सभी प्रकार के। अगर आपको अंतरिक्ष का कोई एरोस्पेस बनाना है या रक्षा उपकरण बनाना है, टैंक वैंक हथियार ये सब बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। रक्षा उद्योग के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया हमारे यहाँ भी रक्षा उपकरण टाटा भी बना रहे हैं, अंबानी भी बना रहे हैं। टाटा भी सरकार हमारी सेना के लिए ना, अब टाटा भी हथियार बनाने का काम कर रही है। तो वो क्या करेगी? लाइसेंस लेगी हथियार बनाने के लिए। पता है, अगर लाइसेंस नहीं है तो भैया घर में ही हथियार बना के मिर्जापुर टाइप किसी भी गोली मारे पड़े हैं, ठीक है। इसलिए बंदूक कैसे रखते हैं? लाइसेंसी बंदूक रखते हैं ना,
हाँ, तो ये उद्योग के लिए भी, इस उद्योग के लिए भी अपने को लाइसेंस की आवश्यकता है। बिना लाइसेंस के ये उद्योग नहीं खोल सकते आप। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर, नाइट्रो सेक्युलोनोस तथा माचिस सहित औद्योगिक विस्फोटक। अगर आपको कोई भी बम बनाना है ना, ये जो लिखा है ना डेटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर, गन पाउडर से क्या बनता है, बंदूक का जो गोली ना वो गन पाउडर रहता है, ठीक है। ये भी विस्फोटक है, ये भी विस्फोटक है। कुछ भी विस्फोटक बनाना है, बम बनाना है, इवन जो दिवाली का आप लोग बम फोड़ते हो ना, उसका भी लाइसेंस रहता है। जो कंपनी बना रही है ना, उसके पास लाइसेंस है, तभी वो बारूद का काम कर पा रही है। नहीं तो भैया घर घर में बम बनना चालू हो जाएगा। हमारे यहाँ ना सबसे ज्यादा बम बनता है आंध्र प्रदेश के शिवकाशी में। अधिकतर देखना सुनाई में आता है कि फटाका फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, इतने लोग जल गए, मर गए। भैया वो इसीलिए लाइसेंस रखते हैं ताकि पूरी सुरक्षा का ध्यान रखे। पूरा आपको लाइसेंस तभी मिलेगा जब आप पूरे सुरक्षा मानकों का, जितने सुरक्षा के स्टैंडर्ड है सबका ध्यान रखोगे, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। ये सब डेटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, ये पहाड़ तोड़ने, माइंस गड्ढा खोदने के लिए काम में आते हैं। और उसके बाद होता है खतरनाक रसायन। खतरनाक रसायन मतलब ऐसे रसायन जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जैसे एसिड है ना, और मिथाइल अल्कोहल है। अगर ये सब का काम करते हो तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस वाला क्या है, पहला है शराब, दूसरा है तंबाकू, तीसरा है रक्षा उपकरण एरोस्पेस, चौथा है क्या, कोई भी बम बनाना, गन पाउडर, और पांचवा क्या है, पांचवा है रसायन। ये आपको याद होना चाहिए, है ना। तो जब 1991 की औद्योगिक नीति के बाद इन 5 उद्योगों में लाइसेंस की आवश्यकता है, बाकी उद्योगों में लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। बाकी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि ये 5 उद्योग चलाने के लिए हमको लाइसेंस चाहिए, और ये 2 उद्योग केवल सरकार चलाएगी। चलिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट, आज ये वीडियो में आप सेव कर लीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का कोई भी एग्जाम हो, 1,00,000% श्योर है कि महारत्न कंपनी से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब भारत में जो उद्योग है ना, भारत में जो सरकारी उद्योग है, ठीक है, भारत में जो सरकारी उद्योग है, कौन है, सरकारी उद्योग, ठीक। इसको 3 श्रेणी में बांटा गया है, महारत्न, ठीक है, नवरत्न, मिनी रत्न, मिनी रत्न 1, और चौथा मिनी रत्न 2, मिनी रत्न 2, ठीक है। सबसे पहले कंपनी बनेगी मिनी रत्न 2, फिर बनेगी मिनी रत्न 1, फिर बनेगी नवरत्न, और फिर बनेगी महारत्न। वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या है 13 और इसकी संख्या है 16। यही 2 पूछता है कि महारत्न कंपनी कितनी है, नवरत्न कंपनी कितनी है। पहले नवरत्न कंपनी का दर्जा लाया गया, सबसे पहले नवरत्न कंपनी का दर्जा लाया गया 9 कंपनियों के लिए, केवल 9 कंपनियों को इसमें रखा जाना था। फिर देखे बाकी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, नवरत्न कंपनी से एक और बड़ा दर्जा बनाया गया महारत्न कंपनी, ठीक है। महारत्न कंपनी अगर सुन लोगे ना तो पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी, कितनी बड़ी कंपनी होती है। और हमारे यहाँ सबसे टॉप की महारत्न कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसी, ठीक है, सबसे बड़ी। भारत सरकार की सभी कंपनियों में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी है आईओसी, और सबसे ज्यादा घाटा कमाने वाली कंपनी बीएसएनएल, ठीक है। अब आगे की बात आप समझ चुके हो। तो महारत्न अपने यहाँ कितनी है, 13, और नवरत्न कितनी है, 16। ये सरकारी उद्योग का कैटेगरी अपन डिसाइड किए हैं, ठीक है, उद्योग मंत्रालय द्वारा। महारत्न कंपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत आराम से इसको पढ़ना है, जबरदस्त टाइप से, ठीक। चलिए देखते हैं। 21 दिसंबर 2009 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए महारत्न दर्जे का सृजन किया और निर्णय लिया 2005-10 को पहली बार 4 सार्वजनिक उपक्रमों तथा राष्ट्रीय 4 सार्वजनिक उपक्रमों कौन कौन से थे, यथा राष्ट्रीय ताप निगम एनटीपीसी, एनटीपीसी है ना, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी, ठीक है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल, ठीक है, और भारतीय तेल निगम क्या, ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ओआईसी।
ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, OCI, ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन चारों कंपनी को क्या दिए थे? इन चारों कंपनियों को हम सबसे पहले क्या कहिए? भारतीय तेल निगम, है ना, IOC, IOC जी, IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, IOC, ये चार कंपनियों को सबसे पहले महारत्न का दर्जा मिला था। कई बार पूछ देता है कि प्रारंभिक 4 महारत्न कंपनियां कौन सी है, तो प्रारंभिक 4 महारत्न कंपनियां है NTPC, है ना, ONGC, सेल और IOC। इसके बाद और कंपनियां बढ़ते बढ़ते अभी वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनी हो गई दोस्तों? 13 महारत्न कंपनी हो गई, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी ये आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले 4 कंपनियों को, केवल 4 कंपनियों को क्या दिया गया था? महारत्न का दर्जा दिया गया था, केवल 4 कंपनियों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 13। ये पूछा जाता है, चाहे व्यापम हो, चाहे PSC हो, चाहे रेलवे हो, इसकी जब जब नया नया कंपनी आएगा तब तब इसका संख्या पूछा जाएगा। तो वर्तमान में 13 महारत्न कंपनियां हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करने पर महारत्न कंपनी की दर्जा दिया जाता है। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे कोई कंपनी महारत्न बनती है दोस्तों? कैसे कोई कंपनी महारत्न कंपनी बनती है, ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले मिनी रत्न होता है, मिनी रत्न के ऊपर नवरत्न होता है और नवरत्न के ऊपर महारत्न होता है। तो कंपनी को ऑलरेडी नवरत्न का दर्जा मिला होना चाहिए, कंपनी को ऑलरेडी नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, है ना। वो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में उसका शेयर क्या होना चाहिए? लिस्टेड होना चाहिए। बड़ी कंपनियों के, इससे पहले शेयर मार्केट में मैं आपको पढ़ाया ना, क्या सेंसेक्स क्या, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स 30, जिसमें 30 कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। वो 30 कंपनी कौन है? यही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो आपका कंपनी का शेयर कहीं ना कहीं शेयर बाजार में लिस्टेड होना चाहिए और लोग उसकी खरीदी बिक्री करते रहे हों, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर पूछता है दोस्तों, पहले तो वो नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, दूसरा क्या हो? उस कंपनी का शेयर कहां लिस्टेड हो? शेयर बाजार में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विगत 3 वर्षों में ये अमाउंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विगत 3 वर्षों में कंपनी का औसत कारोबार कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़, है ना। कंपनी का औसत कारोबार 3 साल में कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सोच लो। वो कंपनी 3 साल में टोटल कितने का काम किया होना चाहिए दोस्तों? 25,000 करोड़। विगत 3 वर्षों में इसका कर पश्चात औसत लाभ कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़। 3 वर्षों में औसत लाभ, 3 वर्षों का औसत लाभ कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़। टैक्स देने के बाद 5,000 करोड़। एक होता है दोस्तों निगम कर, क्या? निगम कर, ये हमेशा पूछता है, निगम कर केंद्रीय शुल्क है ना, कि राज्य का शुल्क है? तो ये केंद्र का शुल्क है, ये केंद्र सरकार का शुल्क है। ये किस में लगाया जाता है? यही कंपनियों पे लगाया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों पे ही निगम कर लगाया जाता है। और कितना? लाभ का पहले तो 30% था, अभी ये 25-25 होगा, मेरे को उतना आइडिया नहीं है। पहले ये 30% था, तो 100 रुपए कमाएंगे ना, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां 30 रुपए टैक्स दे देती है। और सोचो, टैक्स देने के बाद भी मेरे दोस्तों इनका 3 साल का लाभ कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़ रुपए इनका लाभ होना चाहिए। और देखो, है ना, विगत 3 वर्षों में औसत नेटवर्थ मतलब कुल संपत्ति कितने की होनी चाहिए? 15,000 करोड़ रुपए की इनके पास संपत्ति होनी चाहिए, है ना। 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति। और कंपनियों का क्या होना चाहिए? विदेश में भी व्यापार होना चाहिए, है ना। विदेश के बाजार में भी महत्वपूर्ण स्थिति होनी चाहिए। किसकी? उन कंपनियों की। जब इन सब चीजों को कंपनी पूरा करेगी तभी वो महारत्न कंपनी, नाम सुने हो महारत्न, ये रत्नों के नाम पे नाम रखा गया महारत्न। सोचो कितना बड़ा रत्न भैया, महारत्न, सोचने वाली बात है। महारत्न कंपनी, ये दोस्तों ये पैरामीटर पूछता है,
इसको एकदम दिमाग में आप याद रख लो, है ना। सोचो उस कंपनी को महारत्न बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता होगा। सबसे पहले तो चलो नवरत्न तो छोटा दर्जा है, मिल जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में भी कंपनी लिस्टेड रहती। सबसे बड़ी बात, 3 साल में आपको 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार करना है। टोटल आपका बैलेंस शीट 3 साल में औसत कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़ रुपए। उसके बाद आपका लाभ 3 वर्षों का औसत लाभ कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़ रुपए। और आपके पास 3 साल में कितनी संपत्ति होनी चाहिए? 15,000 करोड़ रुपए। और आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी होना चाहिए। जब ये सब चीज फुलफिल होता है दोस्तों, तो कंपनी के सामने लिखा जाता है अमहारत्न कंपनी, है ना। ए महारत्न कंपनी, अमहारत्न यूनिट। बहुत रिस्पेक्ट की बात होती है ये, ठीक है, महारत्न कंपनी। और ये कंपनियां ना बिना सरकार से पूछे 1,000 करोड़ 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर ही सकती, मतलब एक बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट बिना सरकार के पूछे कर सकती है। और सोचो ऐसी कंपनियों में जब गेट के थ्रू आपका जॉब लगेगा तो सैलरी भी ऐसे ही होती है उसकी, ठीक है। चलिए, तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में कौन कौन सी महारत्न कंपनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में कौन कौन सी महारत्न कंपनी है, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले एनटीपीसी। एनटीपीसी हमारी महारत्न कंपनी, इसका काम क्या है? बिजली बनाना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बहुत प्लांट है इसके, एनटीपीसी सीपत, एनटीपीसी कोरबा। तो ये क्या करती है? बिजली बनाती है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, एनटीपीसी। कब बना दोस्तों ये? 1975 में बना। कब बना ये? 1975 में बना, ठीक है। इसका मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली। उसके बाद तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इसी को बोलते ओएनजीसी। इसका काम क्या है पता है? जमीन से तेल खोद के निकालना, गैस निकालना। ये कब बना? 56 में बना। इसका कहाँ है? देहरादून में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जितने बड़े बड़े स्टील प्लांट है ना, उसको मैनेज करने वाला जो संगठन है वो सेल है। सरकार के जो स्टील प्लांट है ना, उसको मैनेज करने वाला संगठन कौन सा है? सेल है। इसके अंदर 7-8 प्लांट आते हैं, है ना, 7-8 स्टील प्लांट आते हैं। इसको अलग से मैं बताऊंगा। ये कब बना? 74 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय तेल निगम, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसका कब बना? 1964 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। कई बार पूछ देता है मुख्यालय भी। भारतीय तेल निगम, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये भारत सरकार की जितनी कंपनियां हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा लाभ देने वाली कंपनी है आईओसी। इसका पेट्रोल पंप होता है, देखना दोस्तों, ऑरेंज कलर का वो रहेगा पेट्रोल पंप, है ना, वो आईओसी का पेट्रोल पंप रहता है, ठीक है। ये पेट्रोल पंप वाली कंपनी है, ठीक। उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। इसका काम है जमीन से कोयला खोद के निकालना, सरकार खोदती है कोयला। 75 में बना, कोलकाता में। इसका पूछा गया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल। आपको पता है ये कंपनी बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े क्या बनाती है? इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाएगी, जैसे बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर, बड़ा बड़ा मोटर, बड़ा बड़ा बॉयलर, इलेक्ट्रिक सामान बनाती है, बहुत बड़े बड़े, ठीक है। भोपाल में इसका प्लांट है भेल का, है ना। और भेल का जो सामान है ना, वो आप मानोगे नहीं, 100 चक्के के ट्रक में जाता है। बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, जैसे ये भेल ट्रांसफार्मर बना के किसको देगा? एनटीपीसी को, मतलब कमरे कमरे बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये क्या बनाती है? बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान, है ना। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, इसका गैस का काम है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, ठीक है। उसके बाद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, इसके भी पेट्रोल पंप है, पीला वाला पेट्रोल पंप, पीले कलर वाला पेट्रोल पंप इसका रहता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, SPCL, इसका नीला वाला पेट्रोल पंप रहता है, ठीक है। उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL, पावर ग्रिड, इसका मेन काम बताता हूं। जो बड़े बड़े बिजली के टावर देखते हो ना, जिसमें ऊपर मोटे मोटे तार रहते हैं और उसमें करंट जाता है एक राज्य से दूसरे राज्य। एक राज्य क्या करेगा? बिजली बनाएगा और बिजली को दूसरे राज्य भेजना। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ कहां भेजता है बिजली? मध्य प्रदेश भेजता है, गोवा भेजता है, गुजरात भेजता है। सोचो यहां से छत्तीसगढ़ से गुजरात तक खंबा लगाना है, तो वो खंबा कौन लगाएगा? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये पूरा खंबा लगा के बिजली को दूर तक भेजेगा। उसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, है ना, ये नोएडा में, ठीक। उसके बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, नई दिल्ली में। पावर फाइनेंस लिमिटेड,
नई दिल्ली में। दोस्तों सब नाम सबको याद है, ये 3 अभी नया जुड़ा है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, है ना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और पावर फाइनेंस। पावर फाइनेंस के बाद क्या जुड़ा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, और सबसे नया कंपनी जो जुड़ा है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, एक आईओसी है और एक ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना, OIL, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, है ना। तो ये अभी नया जुड़ा है 3। तो अभी वर्तमान में कितने हैं अपने पास, 13 महारत्न कंपनी। एक बार और बता देता हूं, है ना, NTPC, इसका नाम ऐसे शॉर्ट में याद रखोगे ज्यादा अच्छे से याद होगा। NTPC, ONGC, सेल, IOC, CIL, भेल, गेल, BPCL, HPCL, उसके बाद पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और पावर फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे तो इसमें 3-4 तो तेल वाली कंपनी हो गई। अब देखो तेल वाली कंपनी कौन सी हुई, IOC हो गई, BPCL हो गई, HPCL हो गई और ऑयल हो गई। ठीक है, उसके बाद गैस वाली 2 हो गई, है ना, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और आपका कौन सा, तेल एवं प्राकृतिक गैस, ONGC। अब उसके बाद देखिए बिजली वाली 2-3 हो गई, NTPC हो गई, है ना, उसके बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो गया। तो ऐसे आप कैटेगराइज करके इसको याद करिएगा ना, इसका नाम याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महारत्न कंपनी हो गई, महारत्न कंपनी वर्तमान में कितनी है दोस्तों, 13 है। ये कैसे बनेगी कंपनी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है ना, कि महारत्न कंपनी बनेगी कैसे। ठीक है, अब आते हैं नवरत्न कंपनी में। वर्तमान में भारत में 16 नवरत्न कंपनी है, ये पूछता है डेटा दोस्तों। महारत्न कंपनी 13 है और नवरत्न कंपनी कितना है मेरे रणबांकुरों, 16। तो अभी 13 और 16 है। ठीक है, ये बढ़ जाता है, घट भी जाता है, इसमें से कंपनी इसमें ट्रांसफर हो जाती है। नवरत्न कंपनी ही आगे जाके क्या बनती है, महारत्न कंपनी। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है और कई बार गलत हुआ है, मेरा भी गलत हुआ है। कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। याद रखिए दोस्तों, हमेशा भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 70% जनता, हाँ मेरे ख्याल से 70 मान सकते हैं, भारत की लगभग 70% जनता, उससे थोड़ा कम होगा बस, कृषि कार्य करती है। ठीक है, कृषि के बाद जिस काम को सबसे ज्यादा जो रोजगार प्रदान करता है वो है कपड़ा उद्योग। लोग क्या लगाते पता है, इस्पात उद्योग। इस्पात उद्योग में उतना रोजगार नहीं मिला है दोस्तों जितना कपड़ा उद्योग में रोजगार मिलता है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिए कि कृषि के बाद भारत में जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है वो उद्योग है कपड़ा उद्योग। ये कई बार पूछा है और बहुतों का गलत होता है। हम लोग स्टील प्लांट सोच के ना स्टील प्लांट लगा देते हैं, जो गलत है। भारत का सबसे बड़ा कृषि के बाद रोजगार देने वाला उद्योग है कपड़ा उद्योग, है ना। और भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग कहाँ है, मुंबई में है। चीन के बाद भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रेशम हमारे यहाँ चीन के बाद आता है। ठीक है, हमारे यहाँ 4 टाइप के रेशम मिलते हैं, इरी, मलबरी, टर्सरी और कोसा। मेरे ख्याल से 3 तो मेरे को याद है, इरी, मलबरी, टर्सरी और कोसा। मेरे ख्याल से 4 टाइप के रेशम हमारे यहाँ मिलते हैं, है ना। और रेशम का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य क्या है हमारे यहाँ, कर्नाटक है। ये भी पूछा गया है। काजू, सबसे ज्यादा काजू, है ना, और सबसे ज्यादा रेशम, सबसे ज्यादा काजू और सबसे ज्यादा रेशम कहां से निकलता है, ये निकलता है कर्नाटक से। ठीक है, उसके बाद भारत ट्रैक्टर उद्योग सरकार का सबसे बड़ा ट्रैक्टर उद्योग है। भारत का ट्रैक्टर उद्योग संसार का सबसे बड़ा ट्रैक्टर उद्योग है। हम हर साल 80,000 ट्रैक्टर निर्यात करते हैं, अब तो और ज्यादा हो गया होगा। 80,000 ट्रैक्टर हम निर्यात करते हैं। हमारे यहाँ ट्रैक्टर कौन बनाता है जी, हमारे यहाँ ट्रैक्टर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी तो महिंद्रा है। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। इसमें आप एक बार और, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया कृषि के बाद जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है वो है कौन, कपड़ा उद्योग। बिल्कुल इस्पात उद्योग मत लगाना, कपड़ा उद्योग है जो कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देता है विश्व में। चीन के बाद रेशम भारत में दूसरा है, जिसमें भारत में भी कर्नाटक में। ठीक है, अब अगला देखते हैं, भारतीय लघु उद्योग बैंक विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी। इसके बारे में पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए इसको शामिल किया गया है, सिडबी। ठीक है, इसको शामिल किया गया है सिडबी,
है ना। इसने अपना कार्य 2 अप्रैल 1990 को करना शुरू किया। इसका मुख्यालय पूछा है दोस्तों बहुत बार। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। इसकी समता पूंजी कितनी है? 250 करोड़ रुपए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह उन सभी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए कार्य कर रही है जो लघु उद्योग के प्रवर्तन में जुड़े हैं। पूछेगा लघु उद्योग के लिए कौन सा बैंक है जी? लघु उद्योग के लिए सिडबी बैंक है ना। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। मुख्यालय पूछता है, लोग दिल्ली बॉम्बे मारते, गलत है, लखनऊ में है। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है मेरे मित्रों? लखनऊ में। और इसका मेन काम क्या है दोस्तों? इसका मेन काम है क्या करना? लघु उद्योग को बनाने वाली संस्था को ऋण प्रदान करना, लघु उद्योग के विकास के लिए ऋण प्रदान करना। ठीक है, तो सिडबी बैंक समझ में आ गया, लघु उद्योग के लिए बैंक है ना। कब बना है? 2 अप्रैल 1990 को बना है। मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब चालू हुआ दोस्तों? 2014 में, 25 सितंबर 2014 को। कार्यक्रम सुन लो, कार्यक्रम देश को विश्व पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की है? 25 सितंबर 2014 को। इस मेक इन इंडिया का प्रतीक कोक से बने शेर है। ये देखो, ये शेर देख रहे हो, ये पूरा गेयर से बना है, लोहे के गेयरों से बना है। हमारे रायपुर में ना ये एक चौक में लगा हुआ है, तेली बांधा चौक में लगा हुआ है, सेम ऐसी शेर। ठीक है, तो ये लोहे का बना शेर है। एक बार पूछा था मेक इन इंडिया का क्या है प्रतीक? क्या है? शेर है ना। मेक इन इंडिया का प्रतीक शेर है, बाघ नहीं है, शेर है। बाघ वो होता है जिसमें लाइन लाइन होता है, ये शेर है। ठीक है, और ये किससे बना है? ये लोहे के गेयर से बना है, गेयर जो एक दूसरे को घुमाता है। ठीक है, उद्योग के प्रतीक के रूप में इसको गेयर से बनाया गया है। देखिए, मेक इन इंडिया का मैं बता रहा हूं, मेक इन इंडिया के तहत भारत सरकार क्या की है? भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाई है। मैन्युफैक्चरिंग हब मतलब वो बाहर से सभी को बोलती है, सभी विदेशी कंपनी को बोलती है, आप हमारे यहाँ प्लांट डालो और अपना सामान हमारे यहाँ बनाओ। आप हमारे यहाँ सामान प्लांट डालो, हमारे यहाँ सामान बनाओ। इससे क्या होगा? इससे हमारे देश को टैक्स मिलेगा और रोजगार मिलेगा। इसी के तहत मेरे ख्याल से नोकिया ने और सैमसंग ने सबसे बड़ा मोबाइल कंपनी हमारे यहाँ बनाया है। अब हमारे यहाँ क्या आईफोन का भी क्या होगा? असेंबलिंग होगा। अब हमारे यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों का भी क्या होगा? जैसे रोल्स रॉयल्स है, ठीक है, BMW है, ये सबके प्लांट लगेंगे। और पहले क्या होता था? ये गाड़ी बाहर से बन के आती थी तो हमको तो कुछ मिलता नहीं था। अब ये गाड़ी हमारे यहाँ बनेगी तो हमको टैक्स मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आएगी। तो मेक इन इंडिया में ये बोला कि जो बनाना है भारत में बेचने वाला, सब हमारे घर में बनाओ। इसका डेट इंपॉर्टेंट है कि ये कब चालू हुआ है दोस्तों? 25 सितंबर 2024। मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ। ठीक है, कंपनी कोई भी हो लेकिन भारत में बनाओ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भाई हम खरीदते तो भारत, देखो भारत इतना बड़ा बाजार है ना, पूरे विश्व के लिए सबसे जानदार बाजार, चाहे कुछ भी बेचना हो वो है भारत। भारत खरीदता भी है, सब चीज करता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ भैया पैसा आता ही नहीं है ना। वो विदेश से लाके बेच रहे हैं, हमको क्या फायदा? और टैक्स चले जा रहा है। तो भैया तेरे को जो बेचना है तू यहाँ बना। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम इसी के लिए लाया गया कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ठीक है, तो ये शेर भी देख लिए। तो ये था हमारा दोस्तों महारत्न और उद्योग से जुड़ी हुई बातें। एक बार सरसरी नजर मार लेते हैं, है ना। पहली उद्योग नीति 48 में आई थी, ये पूछा गया था। ठीक है, कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे देश के क्या थे? उद्योग मंत्री थे, इसीलिए बड़े बड़े उद्योगों का नाम और कलकत्ता बंदरगाह का नाम इनके नाम पे रखा गया है। दूसरी 56 में लाई गई, है ना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 1991 की औद्योगिक नीति, जिसमें क्या किया गया, है ना, LPG अपनाया गया, बोल सकते हो, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, पूरे नियम कानून को खत्म कर दिए गए, कुछ कुछ नियम कानून रखे गए। लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया, केवल 5 उद्योग के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। ठीक है, और बाकी उद्योगों को भी प्राइवेट की ओर खोल दिया गया। केवल 2 उद्योग है जिसको सरकार चलाएगी। ठीक है, 2 उद्योग कौन है जिनको सरकार चलाएगी? एक है परमाणु उद्योग और एक है रेलवे, है ना। बाकी सब आप लोग खोल सकते हो, बस ये 2 काम नहीं कर सकते। कौन से 5 उद्योग के लिए अपने को लाइसेंस लेना जरूरी है? दारू, तंबाकू,
उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद क्या है आपका बम बनाना, और उसके बाद है खतरनाक रसायन। महारत्न कंपनी बहुत टॉप क्लास की कंपनियां होती, वर्तमान में 13 है। महारत्न रखने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो नवरत्न कंपनी हो, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, उसका 3 वर्ष का औसत कारोबार 25,000 करोड़ रुपए हो, लाभ औसत लाभ 5,000 करोड़ रुपए हो, और टोटल कितना 3 सालों में है, ये सब 3 सालों में, और टोटल संपत्ति 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए हो। हमारे यहाँ महारत्न कंपनी कौन सी है? हमारे यहाँ महारत्न कंपनी है, ठीक है, हमारे यहाँ महारत्न कंपनी है ठीक। देखिए एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, सेल है, आईओसी है, सीआईएल है, भेल है, गेल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है ना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, पावर फाइनेंस है, और आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। वर्तमान में भारत में 16 नवरत्न कंपनियां हैं, ठीक है। इसके नाम अपने को याद नहीं करने हैं, संख्या याद होनी चाहिए, ठीक है। कृषि के बाद कपड़ा उद्योग है जो भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देता है। चीन के बाद भारत विश्व में सबसे ज्यादा रेशम बनाता है। भारत का ट्रैक्टर उद्योग विश्व का सबसे बड़ा ट्रैक्टर उद्योग है। सिडबी बैंक है, इसका मुख्य काम है छोटे उद्योगों को, लघु उद्योगों को बढ़ाना। इसका कार्यालय मुख्यालय लखनऊ में है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में प्रोडक्ट बनाना है, इसका मोनोसेर है, और ये 24 सितंबर 2014 को ये योजना लागू हुई थी। तो दोस्तों ये हमारी उद्योग से जुड़ी बहुत ही रोचक जानकारी थी। इसमें मेन इंपॉर्टेंट था आपका औद्योगिक नीति, लाइसेंस और आरक्षित उद्योग, और आपका एक था क्या, महारत्न कंपनी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हम आएंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको ये वीडियो, ये क्लास कैसी लग रही है, ये सीरीज कैसा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ अगर सुधार करना है तो आप कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ बने रहिए, हम साथ मिलकर जरूर कुछ अच्छा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।